तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी 2021 के अंदर आवेदन किया था। परीक्षा के बाद अच्छे नंबर यहाँ से आ गए। ऐसे में कम नंबर वाले छात्रों को भी निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खुशखबरी आप सभी के लिए भी है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए आवश्यक हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होता है कि हम इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें या ना करें। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और स्किप नहीं करते हैं किसी भी पार्ट को, तो यहाँ से आप सभी को इतनी जानकारी अवश्य मिल जाएगी कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपी टीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है, तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर। उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसी भी भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि आपके पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि वो आपके ही हैं, काम भी आपके आने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट और साथ में सर्टिफिकेट देखने के लिए मिलेगा। याद रखें, वो तो आप सभी के पास होगा ही। इसके बाद में सेम आपके पास 12th का होना चाहिए। सर्टिफिकेट साथ में मार्कशीट, जिसको हम कहते हैं, ये दोनों आप सभी के पास में होने चाहिए। 10th और 12th के दोनों आप सभी के हो जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं आपकी ग्रेजुएशन की तरफ। जो आपने ग्रेजुएशन की थी, उसकी भी आप सभी के पास में मार्कशीट होनी चाहिए सभी ईयर्स की, और इसके बाद आप सभी के पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ से गेम शुरू हो जाता है। कुछ के पास में डिग्री नहीं होगी, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए तो किसी की यहाँ पे मार्कशीट नहीं होगी। अगर मार्कशीट या फिर डिग्री नहीं है तो इसके बारे में आगे मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि और भी कई की जो मार्कशीट और डिग्री नहीं होंगी तो एक साथ जानकारी दे दी जाएगी। अब यहाँ पे आप सभी की बात की जाती है बीएड को लेकर। मान के चलिए कि बीएड आप सभी ने कर लिया, उसकी मार्कशीट आप सभी के पास में होगी। उसकी अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसके लिए भी आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन ये तो टीजीटी की बात होती है। लेकिन जब हम पीजीटी के अंदर आते हैं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जब आप सभी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपकी पीजी की जो कहीं ना कहीं मार्कशीट और डिग्री है वो भी जुड़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास मार्कशीट और डिग्री दोनों ही नहीं है, तो इस केस के अंदर चाहे आपकी ग्रेजुएशन की हो, बीएड की बात कर लें, या फिर अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की, इनके अंदर आप सभी की सभी मार्कशीट होनी चाहिए, सभी डिग्री होनी चाहिए। अब नहीं के केस के अंदर क्या होगा कि आप सभी अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से यहाँ से ले सकते हैं प्रोविजनल। प्रोविजनल क्या होती है? प्रोविजनल मार्कशीट और साथ में जो डिग्री है उसकी वैलिड की जाती है 6 महीने के लिए। जब तक आपके पास ओरिजिनल नहीं है तब तक आप कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री या फिर मार्कशीट ले सकते हैं, जो कि आपकी 6 महीने के लिए वैलिड रहती है। 6 महीने से ज़्यादा की होगी तो वैलिड नहीं मानी जाती है। स्पेशल केस के अंदर क्या होता है कि जब आपको डिग्री मिल ही नहीं रही है तो आप फिर इसको दिखाकर काम चला सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान जाते हैं तो वो आपका रिस्क होगा। तो याद रखें, एक बार फिर से बता दूं, 10वीं की आप सभी के पास जो भी ये सर्टिफिकेट होते हैं, साथ में मार्कशीट होती है। 12th की आप सभी के पास होनी चाहिए। सेम आप ग्रेजुएशन में आते हैं, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोविजनल ले लें अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी बीएड को लेकर या फिर अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर, इसके अंदर भी आप सभी के लगभग की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो सारी की सारी बात हो जाती है आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर जो चीज़ें आपके पास आनी चाहिए, ये आपके पास अवश्य होंगी। इन सभी के आप सभी 4-4 सेट बना लें। सेट का मतलब क्या होता है कि इनकी फोटो स्टेट करवा के रख लें, एक साइड से अलग से लगाते जाएं, कि एक सेट के अंदर आप सभी लगवाएं 10वीं से लेकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, फिर दूसरे के अंदर अपनी फोटो कॉपीज लगा दें। इससे बाद में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये बात हो जाती है आप सभी के सारे प्रमाण पत्रों के बारे में, जो कि आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित होते हैं।
अब यहाँ से एक और अगला डॉक्यूमेंट जुड़ जाता है, वो उनके लिए जिनको आरक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब जो आरक्षण से संबंधित होते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी या फिर ओबीसी वाले अभ्यर्थी, इनको किस प्रकार की आवश्यकता होती है, इनके आरक्षण के सर्टिफिकेट की, वो इनके पास अवश्य होना चाहिए। अब चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर ओबीसी का हो या फिर एससी का हो। इसके अलावा अगर आप किसी और से आते हैं कोई कैटेगरी, जैसे कि अगर बात की जाए विकलांग अभ्यर्थियों की, ठीक है, तो यहाँ पे इन छात्रों की जब बात की जाती है तो पीएच कैटेगरी, दिव्यांग की हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिए, तो दिव्यांग छात्रों के लिए पीएच का आप सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आप सभी का वैलिड होगा। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी के पास ये जो आरक्षण के सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके मांगे जाएंगे, ठीक है। शैक्षिक योग्यता के साथ में आप सभी के आरक्षण वाले सर्टिफिकेट हो जाते हैं। दो सबसे बड़े सर्टिफिकेट आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके संबंधित होते हैं कास्ट को लेकर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि उसी से आपको आरक्षण मिलेगा। और दूसरा आपका डोमिसाइल होता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी डेट को लेकर परेशान मत होना। ये जो आप सभी के कास्ट और साथ में डोमिसाइल होते हैं, इसके अंदर आप सभी की वेरिफिकेशन करवाई जाती है ऑनलाइन। अगर ये ऑनलाइन वेबसाइट पर शो कर रहे हैं तो चाहे आपके 3 साल पुराने या फिर 4 साल पुराने चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में काम हो जाता है। लेकिन मान के चलिए कि आपके पास हैं, चाहे वो 2010 या 11 या 12 के हैं, अब वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप आज ही एक नए अप्लाई कर दें। अगले 10 से 20 दिनों के अंदर आप भी यहाँ से बनवा लेंगे, आपके पास नया आ भी जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, इन दोनों में से आप सभी अपने पुराने को भी शो कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन के समय पे अगर वो कहते हैं कि ऑनलाइन शो नहीं हो रहे हैं, तो आप नए वाले को भी दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि पहला जो हमारा था वो इस ईयर में बनवाया था, लेकिन ऑनलाइन एक्सपायर हो जाने के बाद से हमने नया बनवाया। हालांकि वो परीक्षा के बाद का होगा, लेकिन वैलिड कर दिया जाएगा उस केस के अंदर कि आपके पास पुराने भी हैं, भले ही वो एक्सपायर हो गए। याद रखें, दोनों चीज़ों को रिलेट करके सारी चीज़ों को समझें। तो डॉक्यूमेंट को लेकर बात हो जाती है, डोमिसाइल के लेकर, साथ ही कास्ट को लेकर, ये सर्टिफिकेट आप सभी के पास होंगे। अब यहाँ पे सवाल देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि संबंधित होता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर उन महिलाओं के लिए जो शादीशुदा हैं, ठीक है। किसके नाम का होना चाहिए, फादर के नाम का या फिर हस्बैंड के नाम का। देखो, मैं बार बार इस बात का जवाब देता हूँ, जब भी कोई भर्ती आती है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो फादर के नाम का ही लगता है। उसके पीछे खास रीज़न ये है कि जब आपकी शादी होती है वो किसी के साथ होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका सरनेम चेंज हो सकता है। अब जब सरनेम चेंज होगा तो इस केस के अंदर आपको समस्या आएंगी। इसी वजह से कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा फादर के नेम का लगता है। इस पर कोई आर्गुमेंट मत करना कमेंट के अंदर, मैंने कई बार देखा है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स के अंदर ये आदेश दिए गए हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा फादर के नाम का ही वैलिड माना जाएगा। अगर आपने पति के नाम का बनवा के रखा है तो वैलिड नहीं माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखें, मतलब कि ससुराल पक्ष का ही आपका लगेगा एक सीधी से लाइन में। तो डोमिसाइल को लेकर बात हो गई, कास्ट को लेकर बात हो गई। अब आप सभी के पास क्या होना चाहिए, जब आप सभी ने टीजीटी और पीजीटी के अंदर आवेदन किया था, आवेदन करते समय आप सभी ने अपना प्रिंट आउट निकाला होगा, आप सभी उसको भी अपने पास रखिएगा। और हो सके तो एडमिट कार्ड की भी 1-2 फोटो कॉपी करवा के रखवा लेना, जिससे कि बाद में अगर वो मांग भी लेते हैं तो काम आ जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड साथ में आप सभी ने जो आवेदन किया था वो भी आप सभी के पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप सभी के लिए 2 चीज़ें और आवश्यक होती हैं, जो कि मेडिकल होता है, साथ में आपका देखने के लिए मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैलिड होता है, अभी से बनवा लेना। भले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आवश्यकता बाद में पड़ती है, दो चीज़ों की बाद में पड़ती है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट की और एक पड़ती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल को लेकर आप सभी याद रखिएगा, ये आप सभी को बाद में आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बनवा के आप सभी रख लेना। इसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट है मैंने आप सभी को बता दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है आप सभी की आईडी को लेकर। आईडी के केस के अंदर क्या होता है कि एक आधार कार्ड आप सभी का होता है जो कि सबके पास होगा, एक वोटर आईडी कार्ड सबके पास होता है, एक पैन कार्ड होता है। लेकिन सबके पूरे देश के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन मिलती है, वो ये है कि गलतियाँ। अगर आपके भी आधार, वोट या फिर पैन के अंदर गलतियाँ हैं तो किसी एक ऐसे आईडी कार्ड को लगाना जिसके अंदर आपके जो नाम के अंदर लिखा है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिखा हुआ है वो उससे मैच करे, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आपके आधार या वगैरह के अंदर कोई गलती है तो आप अभी सही भी करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ता लगेगा। वोटर आईडी कार्ड में पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन आधार कार्ड के अंदर जल्दी हो जाता है, पैन कार्ड के अंदर भी जल्दी हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि जो आपकी आईडी लगाई जा रही है उसके अंदर कोई गलती ना हो। जो डॉक्यूमेंट्स आप देने वाले हैं अपने कॉलेज के, उसके आधार पर सारी चीज़ें होंगी, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होगी आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी पासपोर्ट वगैरह होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये 3 चीज़ कॉमन होती हैं जो कि आप सभी के पास होंगी। आजकल बीएड वाले छात्रों से एक नई चीज़ मांगी जाती है, वो होती है कि जिस कॉलेज से आपने बीएड किया था क्या उसको एनसीटी की तरफ से अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। तो इस केस के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे मांगेंगे कि नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि 2016 के बाद भर्ती हो रही है ना। तो ऐसे में आपसे मान के चलें, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से अपने कॉलेज का जो अप्रूवल होगा वो डाउनलोड कर लेंगे। अगर फिर भी आपको समस्या आएंगी तो मैं इसको लेकर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन कंफर्म हो जाने के बाद मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसको लेकर थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। अगर आपके नंबर लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे सिलेक्शन होने में बॉर्डर लाइन पर है, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे थोड़े से नंबर कम है, फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सभी के ऐसे होते हैं जो कि आपको तैयार रखने चाहिए, क्योंकि बाद में आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चाहे आपकी कास्ट को लेकर हो, डोमिसाइल को लेकर आपके पास होगा, है ना, सारी मार्कशीट आप सभी के पास में होगी। इसी बहाने आप सभी कॉलेज से अपनी डिग्री निकाल करके ला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप सभी अपने पास रखें। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप सभी के पास होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आप सभी की गलतियों को लेकर। गलती आपकी क्या होती है? गलती ये है कि जब आप सभी ने यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के अंदर आवेदन किया होगा, हो सकता है कि आपके नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, माता के नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या फिर आवेदन करते समय आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या और भी तमाम ऐसी गलतियां हैं जो कि आप सभी के मेरिट को प्रभावित नहीं करती हैं। याद रखें, आपकी मेरिट प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई गलती कर रखी है तो उसके लिए आप सभी के पास एफिडेविट होना चाहिए, जिसको हिंदी में हल्फनामा कहा जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि आप यहाँ पे जानकारी देते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, और इसको लेकर हम सत्यापित करते हैं कि इस प्रकार की गलती ऐसी हुई है, लेकिन हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी उस गलती को लेकर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, उस एफिडेविट के आधार पर आपको चयन कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं विनोद के बारे में, है ना। विनोद कौन है? कोई नहीं है, स्पेलिंग है। जैसे कि आपको बोला जाए विनोद लिखिए, तो आप लिखेंगे VINO, दिखाई नहीं देगा, चलिए VINOD, है ना। आप यहाँ से लिखेंगे। कुछ समझदार लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे लिख देते हैं ना। तो जो विनोद है, अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, आप अपना नाम बताते हैं विनोद, और वो यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देते हैं। अगर आपका दोनों में से किसी एक से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे गलती हो जाती है, फिर वो सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। हम भी बहुत बड़े आलसी होते हैं, सही नहीं करवाते, लेकिन जब नौकरी के लिए समय मिलता है तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप सभी के पास में या तो इसको सही करवा लो, या फिर अपना एफिडेविट देकर कार्य कराइए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी वजह से अगर आपके माता पिता या किसी भी नाम के अंदर कोई गलती है तो उसको पहले से सही करवा लें, या फिर अपना एफिडेविट बनवा लें, जिससे कि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये तो बात हो जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ये मैंने आप सभी के सामने कुछ रफली डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो कि आप सभी के पास होने ही चाहिए किसी भी वैकेंसी के लिए। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं आपको एक और डिटेल में वीडियो बनाकर एक एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताऊं, फाइल के आधार पर जानकारी दूं, तो उसके लिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो अवश्य बना दूंगा, चाहे वो रिजल्ट से पहले हो या फिर रिजल्ट से बाद में। कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर लें। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उसकी जानकारी भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।